वेलकम टू इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल चैनल। अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाला है वो है टॉपिक पीएलसी। पीएलसी क्या है, इसका डिटेल आर्किटेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम कैसे करते हैं प्रैक्टिकली देखेंगे। तो पूरा पीएलसी चैप्टर हम लोग कवर करने वाला है। आप लोग स्टार्टिंग से पूरा देखना तो समझ में आ जाएगा, पूरा पीएलसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाला है वो एक बार हमको बता देते हैं। एक है आपका ओवरव्यू ऑफ पीएलसी। फिर क्या है ना, मैन्युफैक्चरर कौन कौन है, ये पीएलसी मैन्युफैक्चरर कौन कौन है वर्ल्ड में। देन क्या करेंगे ना, हम लोग देखेंगे सीपीयू एंड आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी। इसका देखेंगे आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी, डिटेल देखेंगे, चेक करेंगे क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि मेमोरी मैपिंग क्या है, मेमोरी मैपिंग क्या है, आईओ एड्रेसिंग क्या है, कैसे करते हैं आईओ एड्रेसिंग, मेमोरी मैपिंग कैसे करते हैं, सब डिस्कस करेंगे। 5 नंबर पे है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स क्या है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। लैंग्वेजेस क्या यूज होता है पीएलसी में, प्रोग्रामिंग के लिए क्या क्या लैंग्वेजेस यूज होता है। फिर क्या है ना, इंस्ट्रक्शन सेट्स क्या क्या यूज होता है, कॉमन जो इंस्ट्रक्शन सेट यूज होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मैथ फंक्शन क्या है, फिर क्या है ना, टाइमर एंड काउंटर्स कैसे यूज करता है प्रोग्राम में, टाइमर, काउंटर्स, फ्लिप फ्लॉप। फिर एनालॉग इनपुट, पहले देखेंगे 2-3 प्रोग्राम लिखेंगे हम लोग, प्रोग्राम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, DIDO लेके प्रोग्राम चेक करेंगे। फिर देखेंगे क्या है ना, एनालॉग लूप कैसे बनाया जाता है, PID लूप, PV लूप कैसे बनाया जाता है। तो फिर है आपका नेटवर्क, क्या नेटवर्क यूज होता है। फिर देखेंगे कि ट्रबल शूटिंग क्या कैसे करते हैं, कॉमन सम ट्रबल शूटिंग विल डिस्कस। फिर आपका इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है पीएलसी के ऊपर, पूरा डिस्कस करेंगे। और एक चीज ध्यान पे रखना, हम लोग प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम कैसे करते हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज होता है प्रोग्राम के लिए, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरा पीएलसी चैप्टर हम लोग कवर करने वाला है। तो आप एकदम बिगिनिंग से एंड तक ठीक से देखना, तो पीएलसी में आप लोग मास्टर हो सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी देखते हैं ये पीएलसी आया कैसे। पहले क्या था, पहले था आपका रिले लॉजिक। रिले लॉजिक में क्या होता था ना, सपोज एक कंट्रोल सिस्टम चलाना है तो क्या ना, पैनल होता था, ये पैनल में आपका रिले बैठ जाता था, R2, R3, R4 लाइक दैट। सो इसका लॉजिक पूरा आपका हार्डवेयर बेस्ड था, वायरिंग करके आपका रिले लॉजिक बनाया जाता था। ठीक है, जैसे अब मान लो कि एक 824 वोल्ट DC आपका बास है, यहाँ पे क्या है ना, एक स्विच है, ये पुश बटन स्विच है। फिर है आपका मान लीजिए यहाँ पे एक रिले है,
R1, ये पूरा हार्डवेयर वायर टू वायर कनेक्शन करके किया जाता था। ये आपका न्यूट्रल है। अभी क्या है, अब ये पुश बटन दबा देंगे तो ये रिले ऑन हो जाएगा। ऑन होने से क्या होगा ना, फिर पकड़ लीजिए कि एक रिले का कांटेक्ट आप ले लीजिए R1, ये लेके फिर आप यहाँ पे एक सॉलिनॉइड वाल्व को ऑन कर दीजिए। एसओवी ये है 110 वोल्ट, ये है न्यूट्रल। एसओवी ऑन तो क्या होगा ना, ये पुश बटन आप दबाएंगे तो रिले ऑन हो जाएगा। सपोज ये R1 रिले ऑन हो जाएगा, R1 रिले ऑन हो जाएगा तो उसके थ्रू से एक एसओवी ऑन हो जाएगा। एसओवी ऑन हो जाएगा तो आपका एक ऑन ऑफ वाल्व, अब मान लीजिए कि ऑन ऑफ वाल्व ऑन हो गया, ओपन हो गया। तो ये पूरा सिस्टम ये रिले लॉजिक में वायरिंग के थ्रू किया जाता था पहले। तो नेचुरली आप अगर वायरिंग बहुत सारे रिलेज लगा देंगे तो क्या होगा ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स एक पैनल तैयार हो जाएगा जो बहुत जगह भी लेगा। और क्या है ना, सॉलिड स्टेट डिवाइस रिले है तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है तो क्या होगा ना, इसका रिस्पॉन्स टाइम भी स्लो है एंड बहुत सारे वायर लगता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और आपको अभी अगर प्रोग्राम चेंज करना है तो आपको पूरा मतलब आपको सपोज सीक्वेंस को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा वायरिंग खोल के फिर नया से लॉजिक रिले लॉजिक बनाना पड़ेगा। ये बहुत टाइम टेकिंग भी है, बहुत हेक्टिक जॉब है। नाउ व्हाट इज पीएलसी? पीएलसी क्या कर रहा है ना, पीएलसी इज ए प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, प्रोग्रामेबल logic controller. So this is a microprocessor based system which can be programmed by the user to control a system. So this is called PLC, programmable logic controller. अभी ये रिले लॉजिक को आप अगर प्रोग्राम में लिखेंगे तो इस बहुत इजी हो जाएगा। वो क्या होगा, ये आप सपोज एक रंग है तो ये आप ले लीजिए, यहाँ पे एक आपने इनपुट ले लिया। ये इनपुट क्या है ना, पुश बटन, ये जो पुश बटन है ये इनपुट हो गया आपका। ये आई 0.0 1.0 जो भी ले लीजिए, एड्रेसिंग सिस्टम। और पुश बटन से क्या होगा ना, एक बीट को आप एक्टिव कर दीजिए। ये ले लीजिए एक बीट। अभी क्या है ना, ये बीट को आप ऐसे ले लीजिए, इनो कॉन्टैक्ट। सो ये रिले अगर ऑन हो जाएगा तो इसका जो कॉन्टैक्ट है, सपोज ये बीट है, बीट का जो कॉन्टैक्ट है वो है R1 कॉन्टैक्ट ऑन हो जाएगा तो आपका क्या होगा ना, यहाँ पे एक Q1 ऑन हो जाएगा। Q1 मतलब आउटपुट। ये आपका हो गया इनपुट बीट, ये हो गया आपका आउटपुट बीट। अभी क्या होगा नहीं, जो Q1 ऑन हो गया इसके थ्रू आप क्या कीजिए, एक रिले को ऑन कर दीजिए। एक एसओवी को आप ऑन करेंगे तो जरूरत नहीं है, ये जो Q1 है, ये जो Q1 आपको ऑन कर दिया, ये Q1 का ही आप एक आउटपुट बिट लेके आप ये एसओवी को ऑन कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल लॉजिक है। अभी अगर कॉम्प्लेक्स लॉजिक बनाना है तो आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लॉजिक बना सकते हैं, कोई भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ज्यादा वायरिंग का चेंज करने का जरूरत नहीं है। ये विजिबल भी है, ट्रबल शूटिंग बहुत इजी है, अंडरस्टैंडेबल है। ये माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम है तो आपका ट्रबल शूटिंग में बहुत ही फायदा है। बहुत सारे फॉल्ट इंडिकेशन वो जनरेट कर देगा। ऑटोमेटेड सिस्टम है, इसका स्कैन टाइम बहुत कम है। सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिले लॉजिक एंड पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे ना, पीएलसी में मेजर मैन्युफैक्चरर कौन कौन है वर्ल्ड में। तो एक है आपका एलन ब्रैडली, एबी इसको बोलते हैं हम लोग, एलन ब्रैडली। एलन ब्रैडली में क्या होता है ना, जो सीपीयू यूज होता है वो है SLC 5, फिर है आपका माइक्रोलॉजिक्स,
माइक्रोलॉजिक्स, फिर है आपका कॉम्पैक्ट लॉजिक्स, फिर आपका होता है कंट्रोल लॉजिक्स। सो ये सब डिफरेंस क्यों है? आपका डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आईओ यू आर यूजिंग। आप कितना आईओ यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आप अगर 500 नंबर्स ऑफ आईओ यूज कर रहे हैं तो एसएलसी 500 चूज कीजिए। उसके बाद अब अगर आप 1000 आईओ यूज कर रहे हैं तो माइक्रोलॉजिक्स यूज कीजिए। उसके बाद 1500 to 2000 तक आपने कॉम्पैक्ट लॉजिक्स यूज कर लिया। मोर देन 2000 हो गया तो आप कंट्रोल लॉजिक्स यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आप मॉडल यूज करेंगे एक ब्रांड का। तो एलन ब्रैडली, इसमें सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होता है? इसमें सॉफ्टवेयर होता है आरएस लॉजिक्स 500, फिर होता है लॉजिक्स 500, आरएस लॉजिक्स 500, फिर होता है आपका आरएस लॉजिक्स 5000, फिर होता है आपका स्टूडियो 5000। अभी ये नया है स्टूडियो 5000। तो ये सब सॉफ्टवेयर हम एलन ब्रैडली में यूज कर सकते हैं। अभी आप सीमेंस ले लेंगे तो सीमेंस एलन ब्रैडली लगभग सेम है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जस्ट वे ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम्स आर डिफरेंस। इसमें जो सीपीयू यूज होता है वो क्या है ना, S300, 200, आपका 400, फिर आपका S7, 1200, 1500, ये सब यूज होता है। ये भी नंबर ऑफ आईओ के ऊपर डिपेंडेंट है, कौन सा आपको चाहिए। लार्ज स्केल पीएलसी चाहिए ना, मीडियम स्केल चाहिए ना, स्मॉल स्केल पीएलसी चाहिए, उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है आप कौन सा ले लेंगे। तो कोई भी पीएलसी चूज करने से पहले आपको उसका कैटलॉग देखना है, कितना आईओ ये सपोर्ट करता है। उसके आईओ के हिसाब से और 20% आप ऐड कर दीजिए, उसके हिसाब से आप आईओ चूज कीजिए। 20% ऐड क्यों करेंगे? तो फ्यूचर ऑप्शन के लिए, फ्यूचर में आपको आईओ ज्यादा बढ़ाना चाहिए कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितना स्पेयर रखेंगे। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो है सीमेटिक मैनेजर, ठीक है। और अभी जो यूज हो रहा है S7 TIA पोर्टल फॉर प्रोग्रामिंग पर्पस, दिस सॉफ्टवेयर आर यूज्ड। ओके, नेक्स्ट जो आता है आपका जी फानुक। अब ले लीजिए जी फानुक में आपको वर्सामैक्स पीएलसी यूज होता है। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो है मशीन एडिशन, जो सॉफ्टवेयर यूज होता है। इसके बाद आता है आपका मित्सुबिशी, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। मित्सुबिशी में सॉफ्टवेयर क्या यूज होता है ना, GX डेवलपर। फिर आप ले लीजिए एबीबी का पीएलसी, हनीवेल ले लीजिए, ओमरॉन, योकोगोआ का आप यूज होता है प्रोसेफ। ये प्रोसेफ क्या है? ये सेफ्टी पीएलसी है, ESD के लिए यूज होता है। ESD पर्पस दिस प्रोसेफ यूज्ड। So there are different types of PLCs in the market. You can choose any of them. सभी अच्छा है, सबका प्रोग्रामिंग थोड़ा अलग है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सेफ है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ, वो ध्यान से देखिए तो आप कोई भी पीएलसी का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसमें कुछ ज्यादा कुछ दिक्कत का बात नहीं है। सो अभी डिस्कस करेंगे क्या ना, स्ट्रक्चर, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द पीएलसी। हम लोग डिटेल में पूरा आर्किटेक्चर पहले देखेंगे, क्योंकि आप एक चीज याद कर लीजिए कि अगर आपको हार्डवेयर पीएलसी के बारे में पता नहीं है तो आप प्रोग्रामिंग ठीक से कर नहीं सकते। आप मेमोरी यूज नहीं कर सकते, मेमोरी एलोकेशन ठीक से नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप पीएलसी का हार्डवेयर के बारे में
अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो अभी देखते हैं बेसिक मतलब पीएलसी का स्ट्रक्चर कैसे होता है ना। आपको पता हो सकता है कि इसमें क्या होता है ना, एक सीपीयू रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हम बोल सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर, और कंट्रोलर। सो इसमें होता है क्या, आपका मेमोरी में क्या, उसके बाद क्या होता है ना, यहाँ पे होता है आपका पावर सप्लाई। इसको पावर सप्लाई चाहिए सीपीयू को। फिर होता है क्या ना, इनपुट। फिर होता है आपका एक आउटपुट मॉड्यूल, आप ले लीजिए। इनपुट ये दे रहा है, आउटपुट निकल रहा है यहाँ से। फिर यहाँ पे एक HIS ये ले लीजिए, कि स्काडा नहीं तो कंप्यूटर ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए। इसको प्रोग्राम अपलोड डाउनलोड ये सब करने के लिए आपको चाहिए एक डिवाइस। यहाँ पे आप ले लीजिए एक पीसी, ठीक है। तो ये बेसिक आर्किटेक्चर है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहेगा, एक मेमोरी रहेगा, और मेमोरी के पूरा यूनिट को पावर देने के लिए एक पावर सप्लाई चाहिए। यहाँ पे एक पीसी चाहिए अपलोड डाउनलोड के लिए, और फिजिकली जो इनपुट कनेक्टेड है वो जो फील्ड से आ रहा है, यहाँ से टेम्परेचर, चाहे आपका पुश बटन का स्विच कॉन्टैक्ट जो भी है, यहाँ पे ये आप टेम्परेचर ले लीजिए, प्रेशर ले लीजिए, कुछ भी इनपुट आ रहा है, इनपुट आके प्रोसेसर में जा रहा है, प्रोग्राम चेक कर रहा है, फिर आउटपुट को दे रहा है उसके हिसाब से। ये सब डिटेल हम लोग चेक करने वाले। तो ये है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पीएलसी। अभी हम देखते हैं कि रैक कॉन्सेप्ट क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रैक कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसको हम अभी अगर डिटेल में देखेंगे तो ये है आपका पावर सप्लाई मॉड्यूल आ गया, ठीक है। फिर एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल, फिर आपका आ गया रैक इंटरफेस मॉड्यूल, फिर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। फिर आप DI ले लीजिए, एक DO ले लीजिए, और ये इंटरनली कनेक्टेड है। पावर सप्लाई पावर दे रहा है पूरा सिस्टम को, रैक को। दिस इज कॉल्ड रैक, आप ले लीजिए 1, ठीक है। अभी जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन से आपका बास जा रहा है, ये सब बास है। बास मतलब जो बास बहुत तरह का होता है, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो एक है आपका एड्रेस बास, डेटा बस, कंट्रोल बस। सबका डिफरेंट फंक्शन है, तो एक 2-3 तरह के कनेक्शन हो सकता है। इंटरमीडिएट जो कनेक्शन है, एक है आप रिबन केबल रहता है, रिबन केबल आप लगा दीजिए, इसके साथ रिबन केबल से ये पूरा कनेक्टेड हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है ना, जो बैक प्लेन है, बैक प्लेन में कनेक्ट हो सकता है। तो बैक प्लेन क्या है वो मैं बताता हूँ। ये जो DI आपने लगा दिया, ये डिपेंड करता है कितना IO आप यूज कर सकते हैं। एक रैक में कितना IO हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंड है कि यहाँ पे कितना मॉड्यूल आप लगा सकते हैं, मॉड्यूल। तो अभी सपोज आपका ये भर गया है, अभी यहाँ पे और आप कार्ड नहीं लगा सकते, तो आपको अभी फिर एक्सटेंशन में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, रैक इंटरफेस मॉड्यूल दूसरा एक चाहिए, ये इंटरकनेक्टेड रहेगा। इसके बाद क्या चाहिए ना, यहाँ पे एक पावर सप्लाई चाहिए। ये रैक के लिए भी एक पावर सप्लाई की जरूरत है, तो ये एक पावर सप्लाई हो गया आपका। फिर क्या है ना, आपको जो DI फिर आप लगाइए, तो ये हो गया आपका रैक का एक्सटेंशन, ये रैक 2 हो गया। तो इसी तरीके से आपको रैक एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पीएलसी। एक पीएलसी में क्या क्या रहता है ना, जो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
एक आपका कम्युनिकेशन कार्ड रहेगा, उसका पावर रहेगा, रैक इंटरफेस मॉड्यूल रहेगा, रैक टू रैक कम्युनिकेट करने के लिए, फिर DI रहेगा, डिजिटल इनपुट, DO, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, ये सब रहेगा। फिर रैक को एक्सटेंशन करने के लिए फिर RIM टू RIM कम्युनिकेशन कर दीजिए, उसके बाद DI DO अब लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका रैक, जो बैक प्लेन। ये आपका रिबन केबल हो सकता है और नहीं तो बैक प्लेन हो सकता है। मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ आपको जिससे पता चल जाएगा ये क्या है एक्चुअली। ये आप देख सकते हैं पुराना टाइप का है। तो ये जो है ये चेसिस है, ये चेसिस नथिंग बट ए बॉक्स, ठीक है। उसके अंदर क्या है ना आपका बैक प्लेन, ये जो नीचे का देख रहे हैं ग्रीन PCB, ये दिस इज कॉल्ड बैक प्लेन। तो बैक प्लेन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप का स्लॉट रहता है। पहला स्लॉट है मान लो कि पावर सप्लाई के लिए, फिर दूसरा है आपका CPU के लिए, फिर तीसरा है आपका कम्युनिकेशन कार्ड के लिए। और सब ऐसे ये जो बैक प्लेन का जो स्लॉट है इसमें घुस जाता है। तो DI DO सब कार्ड ऐसे घुस जाता है। तो ये जो जिसके अंदर ये बैक प्लेन रहता है इसको कहते हैं चेसिस, ठीक है, बॉक्स। एंड उसके अंदर रहता है बैक प्लेन। बैक प्लेन के अंदर एक कार्ड स्लॉट बाय स्लॉट इंसर्टेड किया जाता है, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या देखेंगे ना, CPU का डिटेल, CPU का हार्डवेयर थोड़ा चेक देखेंगे, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है CPU का, एक माइक्रो प्रोसेसर का अंदर क्या क्या होता है, तो वो हम लोग थोड़ा अभी देखेंगे। तो आर्किटेक्चर, तो CPU का जो मेन कंपोनेंट्स है मैं एक बार पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। एक्यूमुलेटर, ये आपका हो गया एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। फिर यहाँ पे होता है फ्लैग्स, ये इंटरनल मेमोरी जो डेटा स्टोरेज करने के लिए यूज होता है, फ्लैग्स। फिर आपका हो गया यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिकोडर, जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो उसको डिकोड करने के लिए मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो उसको उसके लिए है इंस्ट्रक्शन डिकोडर। फिर आपका होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का भी पर्पस है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे होता है जनरल पर्पस रजिस्टर, BCDE 5 numbers general purpose register, HL स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया CPU का डिटेल। इसके बाद क्या होता है ना, मेमोरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेमोरी। मेमोरी का काम क्या है, डेटा को स्टोर करके रखने के लिए। फिर होता है इनपुट, फिर होता है आपका आउटपुट, ठीक है। अभी ये जो मैं आपको अभी बताया था कि एक एड्रेस बस, जो बस होता है एड्रेस बस, वो क्या होता है ना, यहाँ से आप ले लीजिए, ये है आपका एड्रेस बस, ठीक है। यहाँ पे आपका मेमोरी एड्रेस करने के लिए, तो मेमोरी को एड्रेस करने के लिए एड्रेस बस का जरूरत होता है, उसके थ्रू ही डेटा भेजता है, एड्रेसिंग करता है माइक्रो प्रोसेसर। तो ये हो गया आपका एड्रेस बस। फिर होगा डेटा बस। डेटा बस क्या है, यहाँ पे आपको चाहिए डेटा बस। इनपुट आउटपुट
सब कनेक्टेड है डेटा बस के थ्रू से। दिस इज कॉल्ड डीबी, डेटा बस। ओके, एड्रेस बस हो गया, डेटा बस हो गया आपका। अभी है यहाँ पे और एक चीज, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम के लिए। माइक्रोप्रोसेसर जो जितना टास्क परफॉर्म करता है, टास्क 1, टास्क 2, एन नंबर ऑफ टास्क, तो वो प्रायोरिटी बेस करता है और जैसे उसको प्रोग्राम किया जाता है उसके बेसिस पे वो करता है। टाइमिंग डायग्राम उसको फॉलो करता है, टाइमिंग डायग्राम को फॉलो करता है, कब कौन सा टास्क को एग्जीक्यूट करना है, ये सब टाइमिंग एंड कंट्रोल। तो ये पूरा सिस्टम को ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर हो गया आपका कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या है मैं आपको बताता हूं। ये जो कंट्रोल यूनिट है, ये कंट्रोल बस। तो एक एक कंपोनेंट का मैं मतलब समझाता हूं आपको। ये जो रजिस्टर है, ये जो रजिस्टर, सिक्स जनरल पर्पस रजिस्टर होता है माइक्रोप्रोसेसर के अंदर। ABCDEHL, ठीक है, 6। एक एक है 8 बिट। अगर आपको 8 बिट कुछ डेटा रखना है तो B आप यूज कर सकते हैं, C यूज कर सकते हैं। अगर 16 बिट आपको यूज करना है तो डेटा स्टोर करना है तो आपको कॉम्बिनेशन में जाना पड़ेगा, BCDEHL लाइक दैट। यू हैव टू कॉम्बाइन टू रजिस्टर। सो दिस इज द registered internal register to store the data। ओके, फिर एक्यूमुलेटर क्या है? ये जो एक्यूमुलेटर है क्या है ना, 8, दिस इज ऑल्सो ए 8 बिट रजिस्टर, 8 बिट रजिस्टर। दिस इज ए टेम्पोररी रजिस्टर। मेमोरी, ये डेटा स्टोर करने के लिए भी यूज होता है। सीपीयू का जो टेम्पोररी डेटा को यूज करने के लिए यूज होता है। This is basically used for arithmetic and logical operation के लिए ये यूज होता है, ठीक है। इसका डिफॉल्ट डिनोट होता है ए से, एक्यूमुलेटर ए से डिनोट होता है। फिर हो गया आपका फ्लैग्स। दिस इज ऑल्सो used to store the data। so flags क्या है ना, इसके अंदर 5 फ्लिप फ्लॉप होता है। डेटा तो फ्लिप फ्लॉप आपको अगर पता है तो अच्छा है, नहीं तो क्या है ना, फ्लिप फ्लॉप आपको डिफरेंट टाइप का फ्लिप फ्लॉप होता है डिजिटल में, तो वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। दिस फ्लैग्स आर मेनली यूज फॉर फॉल्ट पर्पस। सपोज एक सिस्टम फॉल्ट आ गया, तो सिस्टम फॉल्ट आ जाएगा तो ये जो आपका फ्लिप फ्लॉप है ये सेट हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा जब तक आप उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो ए पर्पस ऑफ द फ्लैग्स। फिर है आपका, मैं बताया एड्रेस बस। एड्रेस बस सपोज ले लीजिए 802 A15, दिस इज कॉल्ड 16 बिट एड्रेस बस। सो मेमोरी को एड्रेस करने के लिए ये एड्रेस बस इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू से एड्रेसिंग होता है, कौन सा मेमोरी को मुझे सिलेक्ट करना है। फिर क्या होता है, उसका जो डेटा है वो डेटा डेटाबेस के थ्रू से कन्वे होता है, ठीक है। तो पहले होता है एड्रेसिंग, फिर होता है डेटाबेस के थ्रू से। और कंट्रोल बस का फंक्शन क्या है, सपोज मुझे मेमोरी रीड करना है ना, राइट करना है ना, इनपुट रीड करना है ना, आउटपुट राइट करना है, दिस इज कंट्रोल बाय द कंट्रोल बस। सपोज मेमोरी रीड, दिस सिग्नल generated through the control bus, this means CPU can understand that I have to read the memory, मुझे मेमोरी को रीड करना है। अगर इसका
इंस्ट्रक्शन हो जाएगा MW, तो वो समझ जाएगा कि मुझे मेमोरी राइट करना है, लाइक दैट। अब ये जो रजिस्टर है इसका अगर इंस्ट्रक्शन देखेंगे, सपोज एक एग्जांपल लीजिए, मूव BC मीन्स मूव द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर B टू C। जो डेटा B में है उसको C में मूव करो, तो इसके लिए भी यूज हो सकता है। फिर आपको मूव मैं बोल दिया कि B, इसका मतलब है कंटेंट ऑफ B शुड बी ट्रांसफर टू A एक्यूमुलेटर। तो एक रजिस्टर मेंशन है, दूसरा मेंशन नहीं है, मतलब वो है एक्यूमुलेटर, तो एक्यूमुलेटर में स्टोर करेगा B का, और नहीं तो A का डेटा B में स्टोर करेगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ द एक्यूमुलेटर। सो अभी हम लोग देखते हैं कि पीएलसी का मेमोरी पार्ट। मेमोरी कितने तरह का होता है? एक है आपका प्राइमरी मेमोरी, फिर होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मीन्स हार्ड डिस्क हो गया, ये है सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क। अभी प्राइमरी क्या है ना? प्राइमरी में होता है आपका रीड और राइट मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे बोलते हैं। दिस इज कैन बी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, दोनों तरह का हो सकता है। अभी रोम दूसरा है रीड ओनली मेमोरी, जहाँ पे आप रीड कर सकते हैं बट राइट नहीं कर सकते। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वो सब पीएलसी का ये रोम के अंदर रहता है, और जो यूजर प्रोग्राम है, यूजर प्रोग्राम वो आपके रीड एंड राइट मेमोरी के अंदर रहता है, अब एडिटेबल है वो। तो रोम होता है आपका इरेजेबल प्रोग्राम मेमोरी हो सकता है, और आपका परमानेंट रोम हो सकता है, ठीक है। तो मेमोरी ये किस तरह का हो सकता है पीएलसी में। अभी हम लोग देखते हैं कि पीएलसी का मेमोरी स्ट्रक्चर कैसा है। पीएलसी का सीपीयू जो मेमोरी होता है उसका कैटेगरी देखते हैं। एक हो गया आपका सिस्टम मेमोरी, ठीक है। दूसरा हो गया यूजर मेमोरी, नहीं तो इसको एप्लीकेशन मेमोरी भी आप बोल सकते हैं, एप्लीकेशन मेमोरी। तो जो सिस्टम मेमोरी होता है इसका फंक्शन क्या है ना, इसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, ओएस। तो इसका मेन जो फंक्शन होता है वो क्या है ना, इसका मेन जो काम होता है वो क्या है, सीपीयू को वार्म रिस्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो टास्क होता है, ये सब टास्क है, ठीक है, डिफरेंट टाइप का टास्क है। एक है आपका वार्म रिस्टार्ट हो सकता है, फिर हॉट रिस्टार्ट हो सकता है, फिर होता है क्या ना आईओ अपडेट्स, आईओ का सिचुएशन क्या है अभी वो अपडेट्स। फिर क्या होता है ना मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को कैसे मैनेज करते हैं, तो वो सब टास्क इसके अंदर रहता है। बहुत तरह का टास्क इसके अंदर होता है। कनेक्टिविटी, फिर होता है कनेक्टिविटी, ये सब सिस्टम मेमोरी के अंदर होता है टास्क। वो उसी हिसाब से एग्जीक्यूट करते हैं, जब जिसको चाहिए उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। फिर क्या है ना यूजर मेमोरी। यूजर मेमोरी मतलब जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, यूजर प्रोग्राम लिखते हैं, डाटा लॉजिक इंस्ट्रक्शन, ऑल दोस थिंग्स कैन बी रिटन इन द यूजर मेमोरी और एप्लीकेशन मेमोरी। तो इसको हम इलाबोरेट करेंगे तो
यहाँ पे होता है लैडर लॉजिक के लिए यूज हो सकते हैं। फिर होता है प्रोसेस इमेज इनपुट। मतलब प्रोसेस इमेज इनपुट का मतलब क्या है, आईओ मॉड्यूल में स्टेटस क्या है वो यहाँ पे आ जाता है। तो वो मैं आपको समझाता हूँ बाद में। PIEI तो प्रोसेस इमेज इनपुट। फिर क्या होता है ना, PIQ प्रोसेस इमेज आउटपुट। फिर होता है आपका फ्लैग्स। तो ये सब मिलके हो गया आपका यूजर मेमोरी, ठीक है। फिर होता है टाइमर, काउंटर, सो अभी देखेंगे कि PLC का IO एड्रेसिंग कैसे होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के लिए, IO एड्रेसिंग जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखते हैं IO एड्रेसिंग कैसे होता है ना। सपोज एक PLC का रैक आप ले लीजिए ऐसे। ये है आपका पावर सप्लाई, ये है CPU प्रोसेसर यूनिट, ये है, मैं सिंपल से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। DI ले लीजिए, DO, फिर DI, तो लाइक दैट। अभी क्या है ना, मान लीजिए ये है 0 नंबर स्लॉट, ये है 1, ये 2, ये 3 स्लॉट नंबर, ठीक है, स्लॉट नंबर। सो अभी क्या है, इसका जो एड्रेसिंग होगा I 0.0, ठीक है। ये होगा I1, ये होगा I2, ये होगा I3, ऐसे। अभी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है तो क्या होता है ना, अभी हम लोग मेमोरी में देखते हैं कैसे होता है। ये आप ले लीजिए मेमोरी एलोकेशन टेबल। ये आपका 0 इनपुट के लिए अलॉटेड हम लोग किया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बीट है, तो 1 बाइट। तो यहाँ पे बाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है 0 नंबर बाइट। फिर यहाँ पे आप एक ले लीजिए DO के लिए मेमोरी एलोकेशन टेबल। ये आपका 0 हो गया, फिर है 1, फिर है 2 3 4। तो एक एड्रेसिंग है मेमोरी का, कितना नंबर ना 0 नंबर बाइट, 1 नंबर बाइट, 2 नंबर बाइट, 3 नंबर बाइट, ऐसे है। तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करेगा तब क्या होगा ना, ये जो 0 नंबर DI है, तो ये जो बाइट है 0 नंबर बाइट, ये आपका वो DI के लिए एलोकेटेड है, हो गया। अभी ये जो सेकेंड DO है, ये आपका 1 नंबर का DO है, तो ये होगा empty। ये PIQ, ये PII मतलब प्रोसेस इमेज इनपुट। जितना इनपुट है वो रिफ्लेक्ट होगा ए मेमोरी पे, जितना आउटपुट है रिफ्लेक्ट होगा ए मेमोरी पे। तो ये है प्रोसेस इमेज आउटपुट। जब एक प्रोग्राम रन करता है तब पहले वो क्या करता है ना, इनपुट स्कैन करता है। इनपुट को देख लेता है कौन सा इनपुट आपका ऑन है, तो उसी हिसाब से वो यहाँ पे ऑन हो जाता है बीट, ठीक है। 0 नंबर बाइट का 5 नंबर, ऐसे एड्रेसिंग होता है। तो उसके बाद वो क्या करता है ना, प्रोग्राम स्कैन। फिर देखता है कि प्रोग्राम के अंदर क्या लॉजिक है, कौन सा इनपुट ऑन होने से कौन सा आउटपुट ऑन होगा। उसके बाद वो क्या करता है, आउटपुट स्कैन। ये आउटपुट स्कैन, पहले इनपुट स्कैन करता है, फिर प्रोग्राम स्कैन, फिर आउटपुट स्कैन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्कैन साइकिल।
ये स्कैन साइकिल के ऊपर पीएलसी का स्पीड भी डिपेंड करता है। जितना कम प्रोग्रामिंग होगा उतना स्कैन साइकिल टाइम जो है वो कम होगा, जितना बड़ा प्रोग्रामिंग होगा उसके लिए ये टाइम साइकिल बहुत ज़्यादा है, हो जाएगा एग्जीक्यूशन टाइम। तो ठीक है, हम लोग क्या देख रहे थे, प्रोसेस इमेज इनपुट ये DI के लिए पहला वाला जो बाइट है 0 नंबर बाइट, उसका वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा कौन सा बीट ऑन है। अभी ये प्रोसेस इमेज आउटपुट, इसका 0 नंबर इनगेज है तो ये होगा एम्प्टी आउटपुट के लिए, ये आउटपुट के लिए एम्प्टी है। ठीक है, फिर इसका जो है ये है एक नंबर के DO है, ये जो स्लॉट है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा कौन सा बीट ऑन है, यहाँ पे होगा। हो गया आपका DO। फिर क्या है ना DI, तो ये हो जाएगा एम्प्टी। DI कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे, ये हो जाएगा आपका एंगेज, ये एम्प्टी। सो लाइक मेमोरी एलोकेशन टेबल पे ये बीट रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये प्रोसेस इमेज इनपुट के लिए, ये प्रोसेस इमेज आउटपुट के लिए। और कौन सा ये जो बाइट है ये है एड्रेसिंग, 0 नंबर बाइट, हम लोग इसको बोल रहे हैं 0 नंबर बाइट पे एड्रेस कौन सा बीट ऑन है। सपोज 0 नंबर बीट ऑन है तो ये 0 नंबर ऑन हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 नंबर ऑन हो जाएगा। एड्रेसिंग सिस्टम ऐसी काम करता है। तो अभी और एक हम रैक यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, आपका सप्लाई तो मान लीजिए 0 नंबर बाइट है जो हमने अभी बताया, 0 नंबर बाइट इसका एड्रेस है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो ये जो DI है ये अगर 8 बिट चैनल है, इसका तो चैनल है 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट चैनल है, तो एक है इसका 0.02 I 0.7 तक इसका एड्रेसिंग हो सकता है। फिर इसको हम बोल सकते हैं कि 1 बाइट, दैट इज IB0, इसका बाइट का एड्रेस है। फिर हो जाएगा आपका I 1.02 I 1.7, ये हो जाएगा आपका IB1। ठीक है, IB1। ये आपको अगर ये पूरा बाइट एक साथ ऑन करना है तो आपको एड्रेसिंग करना है IB0। इस अभी अगर आपको ये जो 1 नंबर स्लॉट है इसका जो DI है पूरा चैनल को आपको एक साथ ऑन करना है तो ये हो जाएगा IB1। ठीक है, अभी ये दोनों को आप मिला लेंगे तो ये हो जाएगा IWO। आप अगर IWO एड्रेसिंग करेंगे तो ये समझ लेगा कि इसका दोनों का मिला के सब चैनल को ऑन करना है, IW0 ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा IW2 IW1 2 ऐसे हो जाएगा एड्रेस। ठीक है, तो IW0 इज इक्वल टू IB0 प्लस IB1। एड्रेसिंग सिस्टम ये ऐसे काम करता है। PLC अभी हम लोग प्रैक्टिकल से एडजस्ट कर सकते हैं फॉर्मेट स्ट्रक्चर। तो ये आपका हो गया F1, ये हो गया आपका डॉट नंबर, ये हो जाएगा आपका बाइट एड्रेस। ठीक है, और मतलब वार्ड नंबर जो भी है, बाइट एड्रेस मेमोरी का एड्रेस मतलब मेमोरी का एड्रेस ये हो जाएगा आपका बीट नंबर मीन्स चैनल नंबर।
आपको मेमोरी और DI/DO को मिला के देखना है। इस DI का चैनल का मतलब मेमोरी में क्या होता है, ऐसे समझ लें। तो जो ए है, ये हो गया आपका फाइल टाइप। डेटा फाइल टाइप, ठीक है। डेटा फाइल टाइप ए हो गया। ये आपका हो गया डेटा फाइल नंबर, ये 1 है। डेटा फाइल नंबर, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका ये हो गया स्लॉट नंबर, कौन सा स्लॉट पे है। और ये हो गया आपका बाइट नंबर, ये हो गया आपका बीट नंबर। इसको हम अगर एड्रेसिंग जैसे PLC में लिखते हैं तो AI 1:2 + 0, ये हो जाएगा आपका बीट। 2 नंबर बाइट, 2 नंबर बाइट का पहला बीट, फर्स्ट चैनल विल बी ऑन। I1 दिस फाइल नंबर, दिस वन फाइल टाइप। ये हो गया आपका फाइल नंबर, ठीक है। ये डेटा फाइल टाइप किस तरह का होता है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। डेटा फाइल टाइप, इसका मतलब है इनपुट, हो जाएगा आपका O, इसका मतलब है आउटपुट। तो I इनपुट अगर रिप्रेजेंट करना तो I, आउटपुट अगर रिप्रेजेंट करना तो O, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा S, यह है स्टेटस बिट। फिर आपका है बाइनरी, इंटरनल बिट, ये है बाइनरी, इंटरनल मेमोरी में स्टोर करने के लिए बाइनरी। ये बात प्रोग्राम करने के लिए बाइनरी का यूज कैसे होता है। फिर हो जाएगा आपका टाइमर, और C है काउंटर, N है इंटीजर, ठीक है। इसका फाइल नंबर क्या है, तो आपका डेटा फाइल टाइप, इसका कॉरस्पॉन्डिंग फाइल नंबर क्या है वो देखते हैं। ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, हो जाएगा 0, 2, बाइनरी है 3, टाइमर 4, काउंटर है 5, इंटीजर है 7, ठीक है। इसी हिसाब से आपका डेटा फाइल टाइप हो गया, डेटा फाइल नंबर हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आपको अगर इनपुट एड्रेसिंग करना है तो आपका अभी अगर टाइमर को एड्रेसिंग करना है तो T4 ये हो जाएगा 1, काउंटर होगा तो T5 1 2 3 4। तो इसी हिसाब से एड्रेसिंग होता है PLC में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका फंडा समझ लो, ऐसे ही आपको एड्रेसिंग करना है प्रोग्राम के अंदर। तो अभी हम लोग और एक बार थोड़ा अच्छे तरीके से देखते हैं कि PLC और मेमोरी कॉम्बिनेशन कैसे एड्रेसिंग होता है। तो मैं ये बार ये फंडा को क्लियर करना चाहता हूँ आपका, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप मान लीजिए यहाँ पे एक DI कार्ड है, ठीक, ये है DI3, 3 नंबर DI का है, 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक। अभी ये है आपका DI कार्ड जो रैक में इंस्टॉल्ड है। अभी देखिए कैसे
एक बीट एड्रेसिंग के जरिए आपका ऑन होता है। तो ये है आपका DI3, ये है DI3 प्रोसेस इमेज इनपुट, राइट। सो इनपुट बीट है, इसीलिए प्रोसेस इमेज इनपुट 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो टोटल 8 नंबर बीट्स है, इसीलिए ये हो गया आपका DI3। फिर यहाँ पे आप ले लीजिए, यहाँ पे DI4 है, DO4 है, डिजिटल आउटपुट 4 है, ठीक है। ये है 0 नंबर, ये है आपका 1, ये है 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है। तो अभी एक प्रोग्राम हम यहाँ पे राइट करते हैं, सिंपल प्रोग्राम। ये आप ले लीजिए I3.5 3 नंबर बाइट का 5 नंबर बीट, ये I3.7 मीन्स आपका 3 नंबर बाइट का 7 नंबर बीट। फिर यह हो जाएगा आपका आउटपुट U4.1, D 4 नंबर DO है, इसीलिए 4 नंबर। DI3 3 नंबर है, इसीलिए 3 नंबर है, ठीक है, बाइट नंबर। तो ये दोनों इनपुट ऑन हो जाएगा तो U4.1 ऑन हो जाएगा। यहाँ पे DO4 है, हम लोग इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 0 1 2 3 4 5 6 7। अभी ये आपका DO4 है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग अगर पूरा PLC का रैक यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगा आपका CPU, ये हो जाएगा पावर सप्लाई, ये आपका DI4 0 नंबर DI1, DI2, DI3, DI4, ओके। तो ये आपका प्रोसेस इमेज इनपुट है, ये प्रोसेस इमेज आउटपुट है DIQ, ये आपका DO4 है, ये DI3 है। दोनों इनपुट कंडीशन ऑन हो जाएगा तो ये आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं लिया DI3 का 5 नंबर, 5 नंबर मतलब A है, ठीक है। तो 5 नंबर आप ले लीजिए, ये चैनल ऑन हो गया, ये हाई हो गया। आप क्या है 7 मान लीजिए ये है, ये ऑन हो गया, आपका 5 ऑन हो गया, आपका 7 ऑन हो गया, ठीक है। अभी क्या है ना, DO4 का आपका 4 नंबर बाइट, उसका 1 नंबर ऑन होगा। 1 नंबर मतलब क्या है, ए ऑन हो गया। तो दोनों इनपुट ऑन हो गया तो ये आउटपुट कार्ड है 1 नंबर ऑन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर PLC कार्ड में डिपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका DI3, ये है DI3 का 5 नंबर 7 नंबर, 5 नंबर मतलब कहीं पे ऐसे कुछ होगा 5 नंबर, ये है 7 नंबर। और यहाँ पे एक ले लीजिए DO4, तो DO4 का कितना नंबर ना, 1 नंबर। ये जो DO4 है इसका 0 1 1 नंबर ऑन हो जाएगा। तो इसी हिसाब से ये काम करता है। तो दोनों इनपुट DI3 का ऑन हो जाएगा, 5 और 7 नंबर इनपुट, तो DI4 का 1 नंबर आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो एड्रेसिंग सिस्टम ऐसे काम करता है PLC एड्रेसिंग।